बंगाल में बरसे मुख्यमंत्री धामी, बोले अराजकता और डर के साए में जी रही ममता की जनता। उत्तराखंड में मौसम का डबल रोल, अगले 4 दिन बढ़ेगी तपिश और बारिश देगी राहत। उत्तराखंड बजट से पहले बड़ी तैयारी, एनसीईआर के साथ मिलकर तैयार हुआ हाईटेक आर्थिक सर्वेक्षण। देहरादून के गांधीग्राम में 2 पक्षों में भारी विवाद, मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला मोर्चा। होली के जश्न के बीच कीर्तिनगर में वारदात, आक्रोशित व्यापारियों ने किया चक्का जाम और बाजार बंद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज टीवी इंडिया पर और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां वो भाजपा की परिवर्तन यात्रा के जरिए ममता सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। हिंगलगंज में आयोजित एक विशाल रोड शो और जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने बंगाल की वर्तमान स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि आज पश्चिम बंगाल अराजकता, भ्रष्टाचार और डर के साए में जीने को मजबूर है। मातृशक्ति असुरक्षित महसूस कर रही है और राज्य सरकार ने कर्मचारियों के अधिकारों पर डाका डालते हुए उनका डीए और महंगाई भत्ता तक रोक रखा है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा और विकास के मुद्दे पर भी उन्हें घेरा है और बताया कि बंगाल में 8200 से अधिक स्कूल बंद हो चुके हैं, जो कि भविष्य की नींव को कमजोर करने जैसा है। इसके साथ ही उन्होंने सीमा पार से हो रहे अवैध घुसपैठ पर राज्य सरकार की चुप्पी को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। इस दौरान उनके साथ केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार और भाजपा महासचिव लॉकेट चटर्जी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने यह भरोसा जताया है कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही सुरक्षा और विकास का नया अध्याय शुरू होगा। तो बंगाल में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे हैं। आपको बता दें, इस परिवर्तन यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भरोसा जताया, लोगों से बातचीत की और बताया उन्हें कि आने वाले समय में जब यहां भाजपा की सरकार बनेगी तो बंगाल के अंदर विकास का एक नया अध्याय शुरू होगा। ममता से बंगाल की जनता पूरी तरह त्रस्त है, यह मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने बंगाल की जनता के साथ बातचीत की। बंगाल के हिंगलगंज में वो पहुंचे थे और वहां पर उनके साथ तमाम भाजपा के जो नेता है वो भी थे। वहां पर सुकांत मजुमदार उनके साथ मौजूद थे, लॉकेट चटर्जी वहां पर थे। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने, आपको बता दें, उसको लेकर तमाम जगह अब बंगाल के अंदर परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे और वहां उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाया। तो उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से करवट बदलने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते का जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके मुताबिक आने वाले 4 दिनों तक प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ेगा और तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। फिलहाल पारा 30 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जो अगले कुछ दिनों में और ऊपर जा सकता है। हालांकि गर्मी के इस दौर के बीच राहत की खबर भी है। 8 और 9 मार्च को उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र के निदेशक चंदर सिंह तोमर के अनुसार 8 मार्च को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बादल बरस सकते हैं। वहीं 9 मार्च को देहरादून, टेहरी, बागेश्वर और चंपावत में भी हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। और इतना ही नहीं, ऊंचाई वाले इलाकों यानी कि 3400 मीटर से अधिक ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी की भी आशंका है। ऐसे प्रदेशवासियों को आने वाले दिनों में गर्मी और हल्की ठंडक का मिला जुला असर देखने को मिलेगा।
देखिए, अभी जो है इस वीक में हमारे को 8 और 9 तारीख को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आ रहा है पश्चिम विक्षोभ, वो 8 और 9 तारीख को उत्तराखंड में जो है, जो हमारे उत्तर के जनपद है उसमें थोड़ा सा एक्टिव रहने का चांसेस है और हल्की से बहुत हल्की बारिश जो है देखी जा सकती है उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में 8 तारीख को। उसके बाद रुद्रप्रयाग और बागेश्वर और उसके बाद उनके आसपास के जो बाकी जिलों के जो पहाड़ी क्षेत्र है, देहरादून हो गया या टिहरी हो गया, तो वहाँ पे भी जो हल्की हल्की बूंदाबांदी और हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। खासतौर से 3800 मीटर से ऊपर में हमारे को बर्फबारी भी हल्की देखने को मिल सकती है। तो खासतौर से अभी 8-9 तारीख में यही सिचुएशन, 8-9 तारीख के बाद ये सिचुएशन बने रहने की उम्मीद है आगे भी। इन बिटवीन जो है अभी ये जो है जैसे तापमान आप बता रहे थे, तापमान अभी भी ऐसे ही लग रहा है, आगे हमको बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो आगामी बजट की तैयारियों के बीच उत्तराखंड सरकार ने इस बार आर्थिक सर्वेक्षण को अधिक पेशेवर और सटीक बनाने के लिए एक बड़ी पहल की है। राज्य के नियोजन विभाग द्वारा हर साल तैयार किए जाने वाले आर्थिक सर्वेक्षण को इस बार बाहरी विशेषज्ञ संस्था यानी कि NCAER के सहयोग से तैयार किया गया है ताकि प्रदेश की आर्थिक प्रगति का बिल्कुल सही आकलन हो सके। राज्य के प्रमुख सचिव डॉक्टर R मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण सरकार के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज की तरह काम करता है। इसी के आधार पर यह तय किया जाता है कि आने वाले बजट में किन क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी है और विकास की रफ्तार को कैसे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी बजट से पहले मुख्य संकेत को साझा करने की परंपरा शुरू की गई है और ऐसे में खास बात यह रही कि पहले ये सर्वे केवल विभागीय स्तर पर होता था, लेकिन इस बार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च को शामिल किया गया है। विभाग और विशेषज्ञों के इस संयुक्त प्रयास से तैयार आंकड़े अब वित्त विभाग को बजट निर्माण में ठोस दिशा देने का काम करेंगे। उत्तराखंड में बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। आपको बता दें, बजट को लेकर जो रोड मैप रहता है उसको लेकर के यहाँ पर तमाम अब अलग अलग तरीके की नई इनोवेटिव चीजें यहाँ पर होने वाली हैं। आपको बता दें, प्रोफेशनल अंदाज में इस बार बजट का सर्वे किया जाएगा जो तैयार होगा और ये कहीं ना कहीं बजट विभाग को बजट निर्माण में एक ठोस दिशा देने का भी काम करेगा। यानी कि देहरादून में ये बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तराखंड सरकार के विकास की दिशा तय की जाएगी। एक नई संस्था को इसकी जिम्मेदारी दी गई है जो कि इस आर्थिक सर्वेक्षण का काम पूरा करने में उनकी मदद करेगी। आपको बता दें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तमाम जगहों पर अब होता है, लेकिन अब ऐसे में उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये बात सामने निकल कर आई है कि अब विकास की दिशा तय करने के लिए एक नई संस्था को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। बजट का जो सर्वेक्षण होगा वो किया जाएगा और ये वित्त विभाग को सौंपा जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर का फोरकास्ट आप सब इस बात से वाकिफ है कि हर साल नियोजन विभाग के द्वारा बजट से पूर्व एक आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण उस पर्टिकुलर वित्तीय वर्ष में हमारी विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति कैसे रही है उसको लेकर के कराया जाता है। और पिछले साल से हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो की इंडिकेटर्स है उसको जैसे भारत सरकार ने हमारे पिछले साल से हमने भारत सरकार में जैसे होता है, भारत सरकार में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है बजट से पूर्व, ये करना शुरू किया था। और इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली वित्त विभाग के लिए भी एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट होता है। बजट में किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए, क्या हमारे फोकस एरियाज होना चाहिए। तो ये इस एक्सरसाइज को इस साल हमने, चूंकि पिछले साल तक हम हमेशा इसको इन हाउस एक्सरसाइज करते थे, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लोग करते थे। इस साल हमने NCAER जो भारत सरकार की एजेंसी है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, उनको एंगेज किया था ताकि थोड़ा और इसमें प्रोफेशनल लाए।
और हालांकि हमारी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स टीम भी उनको सहयोग कर रहे थे। तो ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है एक तरफ से एनसीएआर प्लस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का। तो उसका जो की फिगर्स है, की फाइंडिंग्स है, उस पर मैं आज शेयर करना चाहूंगा। आगे बढ़ेंगे खबरों में। देहरादून के गांधीग्राम इलाके में होली की शाम फल बेचने की बात को लेकर दो पक्षों में जोरदार विवाद हो गया। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और तनाव की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बड़ी कुशलता के साथ मामले को शांत कराया है। पुलिस के मुताबिक विवाद में शामिल दोनों पक्ष अलग अलग समुदायों से थे, जिसकी वजह से स्थिति संवेदनशील हो गई थी, लेकिन पुलिस ने अपने सूझबूझ से दोनों गुटों को समझाकर माहौल को नियंत्रण में लिया। सीओ सिटी अर्जुन आर्य ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर कोतवाली नगर में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की है कि छोटी छोटी बातों पर विवाद ना करें और किसी भी अफवाह पर यकीन ना करें। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। तो देहरादून में फल बेचने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और देखते ही देखते माहौल बेहद गंभीर हो गया था। आपको बता दें वहां पर एकाएक जो भीड़ है वो जुट गई। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी से कोई बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन वो टल गई, जो कि पुलिस की मुस्तैदी के चलते हो पाया है। दोनों पक्षों के बीच ये विवाद होली की शाम को हो रहा था। फल बेचने को लेकर ये दोनों पक्षों में विवाद हुआ है, जिसको पुलिस की टीम ने पहुंचकर सुलझा दिया। देहरादून के गांधीग्राम में यह बवाल हुआ था। छह बजे सूचना प्राप्त हुई कि गांधीग्राम क्षेत्र में फलों की बिक्री को लेकर दो पक्षों में झगड़ा व गाली गलौज हो गया है। दोनों पक्ष अलग अलग समुदाय के थे और दोनों ही पक्षों के लोग इकट्ठा होकर कानून व्यवस्था प्रभावित करने लगे। मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर तुरंत कार्यवाही करते हुए दोनों ही पक्षों को शांत किया गया और कानून व्यवस्था दोबारा कायम की गई। पीड़ित पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर अभियोग पंजीकृत करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो जनपद टिहरी के कीर्तिनगर में होली की खुशियों के बीच मारपीट की एक बड़ी वारदात सामने आई है। होली की शाम करीब 7:30 बजे कुछ युवकों ने स्थानीय व्यापारियों पर हमला कर दिया और उनके साथ जमकर मारपीट की। इस घटना से गुस्साए हुए व्यापारियों ने आज विरोध स्वरूप पूरे कीर्तिनगर बाजार को बंद रखने का ऐलान किया। इस हमले में 3 व्यापारी राहुल राणा, मनमोहन राणा और गुमान सिंह नेगी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टर ने उन्हें श्रीनगर रेफर कर दिया। ये बताया जा रहा है कि हमला करने वाले युवक नैथाना क्षेत्र के रहने वाले थे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की है और 2 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इसके बाद अन्य की तलाश अभी भी लगातार जारी है। दबिश देने की कोशिश की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का यह कहना है कि लिखित शिकायत मिलते ही आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल पुलिस व्यापारियों को शांत करने और इलाके में शांति बनाए रखने की कोशिश में जुटी हुई है। घटना का तो मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ बहस चल रही थी। तो मेरे भाई हैं वहां पे जिनकी शॉप है, अब मेरी भी शॉप है, तो उनके साथ बदतमीजी की। तो मैंने बोला क्या बदतमीजी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने फिर तू कौन होता है, क्या होता है, तो उनके लगाई, जैसे उनके को धक्का मुक्की करी। तो मैंने भी बोला भैया तू धक्का कैसे मार रहा है, मैंने ऐसा धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद तो उन्होंने उसके बाद पता नहीं कहाँ कॉल किया, उनके 2-3 लड़के आए और उन लड़कों ने, मैं तो शॉप में चला गया था, शॉप से फिर उन जो मेरे भैया हैं उनके ऊपर भी हाथ छोड़े और मेरे को शॉप से मारते, पता नहीं क्या चाबी चूबी क्या मारा, मेरे तो पूरा खून ही खून हो गया था। यहाँ तक देखोगे आप तो पूरा खून ही खून हो रखा है, अंदर तक जा रखा है। तो उन्होंने ऐसा कुछ, अब मेरे को तो खुद मेरे को याद ही, मैं बेहोश हो गया था। फिर उसके बाद मैंने पुलिस को भी बोला, 2-4 पुलिस वाले आए। मैं तो कुछ कम से कम आधे घंटे पहले से पुलिस वालों को बोल रहा था यहाँ पे ऐसी चीजें हो रही है, लेकिन शायद उनका कुछ आया नहीं था रिस्पॉन्स। लेकिन अब क्या बोल सकते हैं, पुलिस वालों को समझना पड़ेगा ये चीज। यहाँ पे तो लोकल है हम वहाँ पे, और हमारे साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो अब क्या बोल सकते हैं। गुंडे बुलाए जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं मालूम नहीं है, मेरे को भी नहीं पता। मैंने पहली बार देखा। जिसके लड़के के साथ बहस हो रही थी उसको तो मैं थोड़ा बहुत जानता था
क्या कुछ आपका आपसी में ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत जानता था, शॉप में आता था कभी कभार, ऐसा जानता था उसने। मैंने भी उसको पूछा, मैंने कहा भाई तेरे को तो मैं जानता हूँ, लेकिन वही है, होली में नशे में था उसने। अब जिनको बोला उन्होंने नहीं समझा हमको, वो ऐसा कुछ भी चाबी चुबी कुछ पत्थर ईंट क्या मारा उन्होंने। हाँ, मामला ये, अभी मैं दुकान में था अपनी, ये लड़कों की तीन व्यापारी हैं। तो देवभूमि की राजनीति में इन दिनों सनातन और कोट द्वार प्रकरण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी तेज हो चुका है। देहरादून में दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से सांस्कृतिक आस्था पर प्रहार आई है। उन्होंने कोट द्वार मामले पर तंज कसते हुए कहा कि जब तक दीपक कश्यप के नाम के साथ मोहम्मद नहीं जुड़ा था तब तक कांग्रेस को कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन नाम सामने आते ही कांग्रेस समर्थन और आर्थिक मदद देने के लिए मैदान में उतर आई। वहीं कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भाजपा के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। गरिमा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को खुद को सनातनी साबित करने के लिए किसी से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा को दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने नेताओं के चरित्र और निजी जीवन को देख लेना चाहिए। कोटद्वार घटना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि दीपक ने इंसानियत की मिसाल पेश की है, इसलिए पार्टी उसके साथ खड़ी है। फिलहाल इस मुद्दे पर छिड़ाई ये सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, कांग्रेस तो सनातन की बात ना ही करे तो अच्छा है। ये वही कांग्रेस है जो सनातन पर लगातार प्रहार करती है। कोई सा भी मौका हो, कांग्रेस सनातन की बेइज्जती करने में, सनातन का अपमान करने में कहीं नहीं छोड़ती। और ये वही कांग्रेस है जिनके मुख्यमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस का मतलब केवल और केवल मुस्लिम है और कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। और उनकी इस बात की जो है तस्दीक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी की है, उनके युवराज ने की है। आपने देखा यहाँ पर किस प्रकार कोटद्वार में जो दीपक कश्यप था तब तक तो उन्हें किसी ने नहीं पूछा, लेकिन जैसे उन्होंने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाया, कांग्रेस को उन पर जो है प्यार उमड़ पड़ा। और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको बुलाकर उनकी आर्थिक सहायता की और उनको जो है आश्वासन भी दिया कि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत होगी तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। तो इसलिए कांग्रेस सनातन की बात ना करे तो ही अच्छा है। देखिए, शायद इसी को कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तुम तैसी। कांग्रेसी अपने को सनातनी कहते नहीं, हम सनातनी हैं नवीन ठाकुर, किसी के सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। तमाम तुम्हारे नेता दर्जन भर से ज्यादा गिना दूंगी जिन्होंने मुस्लिम्स में शादी कर रखी है। तो ऐसे में लेक्चर तुमसे तो कम से कम उनको नहीं चाहिए। और मोहम्मद लगाने के बाद नहीं, इंसानियत की मिसाल जो पेश करी है दीपक ने कोटद्वार के, उसको सराहना करी है राहुल गांधी जी ने। उसकी जान को लगातार जिस तरह से खतरा बना हुआ है, जिस तरह से हर छोटा बड़ा हिंदूवादी संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई उसके सर की कीमत लगा रहा है, कोई उसके व्यवसाय की कीमत लगा रहा है, कोई कह रहा है हम कूच करेंगे, पुलिस प्रशासन तुम बीच में मत आना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तुम्हारी सरकार बीच में ना आए, हम उसको ठिकाने लगा देंगे। उसको सब्बल देने का काम किया है। यही हिंदू धर्म सिखाता है। हिंदू धर्म तो अपार सागर के जैसा है, वो तो प्रेम, सब्र, ये सब। तो उत्तराखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए एक जरूरी खबर आई है। प्रदेश में इन दिनों राशन कार्डों की केवाईसी अपडेट करने की प्रक्रिया अब तेज चल रही है। खाद्य पूर्ति विभाग ने इस काम को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन तय की है। इसके तहत देहरादून जनपद में अब तक 64% कार्ड धारकों की केवाईसी पूरी कर ली गई। जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल के मुताबिक जनपद के करीब 9,56,000 लोगों का डाटा अपडेट हो चुका है। हालांकि इस प्रक्रिया में 5 साल से कम उम्र के बच्चों के फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक्स को लेकर कुछ तकनीकी समस्याएं भी सामने आ रही हैं, जिनका समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। विभाग ने केवाईसी अपडेट करने के लिए 15 मार्च तक का अंतिम समय दिया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी कार्ड धारकों से भी अपील की है कि वो समय रहते अपने केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि भविष्य में राशन मिलने से कोई असुविधा ना हो।
यूनिटों का जो है KYC किया जा चुका है, जिनकी संख्या लगभग 9,56,000 है। और जो रेस्ट बचे हैं इनकी भी KYC के लिए हमें 15 मार्च तक का सरकार ने समय दिया है, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम इसको उससे पहले इसको कंप्लीट कर लें। इसमें थोड़ी टेक्निकल समस्या कुछ आ रही है। जो बच्चे जो इनकी 5 साल से कम वाले एज वाले हैं, तो उनकी KYC नहीं हो रही, क्योंकि उनको पहले एक बार अपना आधार कार्ड अपडेट करना पड़ता है, तो उसके बाद करना पड़ा। तो उनको अगर हम उनकी संख्या उसमें से घटा दें तो हम लगभग 90% हमारा टारगेट है जो हम 15 मार्च तक पूरा करना है, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसको 15 मार्च तक इसे पूरा कर लें। आपके चैनल के माध्यम से हम अपने जनपद देहरादून के समस्त कार्डधारकों से अनुरोध करते हैं कि जो भी जिनके भी KYC रह गई है, शेष रह गई है, वो अपने क्षेत्र की किसी भी आसपास की दुकान पे जाके और अपना आधार कार्ड ले जाएं और अपना KYC एज सून एज पॉसिबल करा लें। तो उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का बिगुल बज चुका है। आगामी 9 मार्च से 13 मार्च तक गैरसैंण के भराड़ीसैंण में सदन की कार्रवाई चलने वाली है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही कार्य अवधि को लेकर सियासत गर्मा गई। विपक्ष लगातार सत्र को 21 दिन तक चलाने की मांग कर रहा है, जिस पर प्रदेश के पूर्व वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने तीखा पलटवार किया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो लोग आज 21 दिन के सत्र की मांग कर रहे हैं, उन्होंने अपनी सरकार के समय क्या किया, ये सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे राज्य में सत्र की अवधि से ज्यादा महत्वपूर्ण सदन की गरिमा और अनुशासन है। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन में चर्चा के बजाय केवल व्यवधान पैदा करने और हंगामा करने में विश्वास रखता है। उन्होंने पिछले सत्र का हवाला देते हुए कहा कि अगर विपक्ष बिना किसी बाधा के कार्रवाई चलने दे तो 5 दिन का समय भी बहुत होता है, लेकिन जब मंशा केवल काम रोकने की हो तो सत्र चाहे कितने भी दिन का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखना यह होगा कि गैरसैंण की बर्फीली हवाओं के बीच सदन के भीतर विपक्ष के तेवर कितने गर्म रहते हैं। ये बताया कि वो भी सत्ता में रहे, कभी 21 दिन का सत्र लाए क्या? वो सिर्फ बता दें, मैं 21 दिन की बात छोड़िए 11 दिन लाए, बता रहे हो। मतलब अपने जब टाइम पे तो आप की जो अवधि है सत्र की लगभग ऐसी रही है, ठीक है, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। अपने यहां अवधि इतनी और दूसरे लिए अपन निकालना है उसमें मीन मेक। आखिर आप सत्ता में रहे, आपको भी पता है बिजनेस के आधार पे ही विधानसभा सत्र निर्धारित होते हैं, विधानसभा की अवधि निर्धारित होती है। हमारा जो राज्य है निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारी विधानसभाएं चलती हैं, यदि उतने में फ्रूटफुल हो, मैं उसी विपक्ष से कह रहा हूं, यदि 5 दिन की अवधि है उसमें भी यदि वो मीन में हल्ला गुल्ला जिस प्रकार से होता आया, पिछली बार तो आपने देखा ही है इसी गैरसैंण में जहां ये सत्र हो रहा है, रात भर तो आप सोए, दिन भर आपने चलने नहीं दिया सत्र को। तो यदि यही भावना रहेगी तो 5 दिन चलाओ चाहे 21 दिन चलाओ, यानी कि आप उस विधानसभा का उपहास कर रहे हैं। जनता के जो सवाल हैं, जनता के जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, वो आप पटल पे ना तो बोलना चाहते हैं, ना बहस करना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं। अवधि आप 21 दिन ही करना चाहते हैं, मतलब आप 21 दिन का व्यवधान भी डालेंगे और सत्र की अवधि भी बढ़ाएंगे, पैसा भी खर्च करने देंगे सरकार का या जनता का, तो ये तो समझने की बात है। तो देवभूमि उत्तराखंड में अब अगले महीने यानी कि अप्रैल से शुरू होने वाली विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्राओं को लेकर शासन प्रशासन ने अपनी तैयारियां अब तेज कर दी है। इस साल श्रद्धालुओं की संख्या में पिछले सभी रिकॉर्ड टूटने की संभावना जताई जा रही है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने समय रहते सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस साल भी ग्रीन यात्रा और प्लास्टिक मुक्त यात्रा का संकल्प दोहराया जाएगा। हिमालय पर्यावरण को बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है, इसलिए यात्रियों को प्लास्टिक का उपयोग ना करने के लिए जागरूक किया जाएगा। साथ ही यात्रा के दौरान लगने वाले जाम और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए वैकल्पिक मार्गों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। सरकार का पूरा जोर इस बात पर है कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिले और केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की पवित्रता और स्वच्छता भी बरकरार रहे। देखिए, चारधाम की जो आने वाले समय में यात्रा है, अभी आयुक्त महोदय ने ऋषिकेश में उसकी बैठक भी लिया था और उसकी तैयारियां चल रही हैं। पिछले वर्ष ग्रीन चारधाम यात्रा का एक संदेश और अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था
कि जो प्लास्टिक फ्री चारधाम यात्रा है उसको किया जाए, क्योंकि पर्यावरणीय प्रदूषण कहीं कहीं हम सबके लिए एक समस्या बना हुआ है। और प्लास्टिक फ्री यात्रा इस बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको हतोत्साहित किया जाए। इसके साथ ही साथ जो सार्वजनिक शौचालय हैं, टॉयलेट्स हैं, जो पीने के पानी की व्यवस्था है, जो पैदल ट्रैक है जो केदारनाथ जी को जाता है, उसको ठीक करने के साथ ही साथ जो दूसरे सड़क मार्ग हैं उसको भी ठीक करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर काम चल रहा है। आने वाले समय में हम लोग उम्मीद करते हैं कि तो उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से गैरसैंण के भराड़ीसैंण में शुरू होने जा रहा है, लेकिन सत्र के आगाज से पहले ही इसकी समय सीमा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ठनाठनी हो गई। कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतंत्र का मजाक करार दिया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का यह कहना है कि नियमों के मुताबिक साल भर में सदन की कार्रवाई कम से कम 60 दिन होनी चाहिए, लेकिन ये सरकार अपने पूरे कार्यकाल में 36 दिन भी सत्र नहीं चला पाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के पास विकास का कोई विजन नहीं है और वो केवल विपक्ष के तीखे सवालों से बचने के लिए सत्र की अवधि को छोटा रखती है। दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि सत्र की अवधि कामकाज के एजेंडे के आधार पर तय की जाती है। अगर कामकाज 4 दिन का है तो उसे बेवजह खींचने का कोई मतलब नहीं है। चौहान ने साफ किया कि धामी सरकार प्रदेश के विकास के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है और विपक्ष का काम केवल हर मुद्दे पर राजनीति करना रह गया है। अब देखना यह होगा कि कामकाज और हंगामे के बीच गैरसैंण का यह सत्र कितना सार्थक साबित होता है। बहुत शर्मनाक है। देखिए, संविधान में इन लोगों की कोई आस्था विश्वास है नहीं, ये हम पहले दिन से कहते आए हैं। संविधान में साफ तौर पर कहा गया है किसी भी विधानसभा को प्रतिवर्ष 60 दिन का सत्र चलाना चाहिए। 60 दिन तो छोड़िए, हमारा औसत आ रहा है 12 दिन 13 दिन। अगर मैं आपको कुल मिलाकर बताऊं तो 2022 से लेकर आज 2026 तक 32 दिन तक चला है सत्र, और 2017 से पिछले 9 सालों का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड निकालें तो 55 दिन का सत्र, यानी कि जो प्रतिवर्ष 60 दिन की मियाद है पिछले 9 सालों में वो तक पूरी नहीं हो पाई है। ये तो रही एक तरफ। अब सारा ठीकरा भाजपा की तरफ से फोड़ा जा रहा है विपक्ष के ऊपर कि वो सदन नहीं चलने देते। मैं भाजपाइयों को याद दिलाना चाहती हूँ कि ये घोषणा सरकार और विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा होती है। जिस प्रकार से बिजनेस होता है उसी प्रकार से उसको तय किया जाता है, और सत्र की अवधि को कार्य मंत्रणा समिति ही तय करती है। और कार्य मंत्रणा समिति में सत्ता पक्ष के भी लोग होते हैं और विपक्ष के लोग भी होते हैं। उसी बैठक में सत्र की अवधि तय की जाती है, लेकिन सत्र को चलाने के लिए एक जिम्मेदार विपक्ष का होना भी आवश्यक है। और मुझे लगता है कांग्रेस अपने जो एक विपक्ष का जो धर्म होता है, सकारात्मकता के साथ सत्र में रहना और अपनी बातों को रखना, आम जनता की समस्याओं को उठाना, उसमें पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के विधायक असफल रहे हैं। और जिस प्रकार से पिछले गैरसैंण के सत्र में उन्होंने अब सारी हदें पार करके वहां पर एक अनुशासनहीनता का परिचय दिया, वो सबने देखा है। और विधानसभा बोलने के लिए होती है और कांग्रेस के विधायक वहां सोने के लिए गए, ये सब जानते हैं। तो देवभूमि के जंगलों से एक बेहद डरावनी तस्वीर सामने आ रही है। चमोली जिले के बद्रीनाथ वन प्रभाग के तहत मध्य पिंडर रेंज में भीषण आग ने तांडव मचा रखा है। चेपड़ों और सौगांव के जंगलों से शुरू हुई ये आग अब खाड़ी बगड़, जूनी धार और गोठिंडा तक फैल चुकी है। अब तक करीब 20 हेक्टेयर से अधिक जंगल जलकर स्वाहा हो चुका है। हालात इतने ज्यादा गंभीर हैं कि आग की लपटें 20 फीट तक ऊंची उठ रही हैं। इससे चेपड़ो गांव की गौशालाएं और रिहायशी इलाके खतरे की जद में आ चुके हैं। इस भीषण आग के कारण थराली देवाल स्टेट हाईवे पर ऊपर से जलते हुए पेड़ और पत्थर गिर रहे हैं, जिससे सड़क पर चलने वाले वाहनों और राहगीरों की जान जोखिम में पड़ चुकी है। वन क्षेत्राधिकारी मनोज देवराड़ी ने यह बताया कि वन विभाग और दमकल की टीमें मौके पर तैनात हैं, लेकिन खड़ी चट्टानें और चीड़ के सूखे पत्तों के कारण आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। इस आग ने न केवल बेशकीमती वन संपदा को नुकसान पहुंचाया, बल्कि जंगलों में रहने वाले बेजुबान वन्य जीवों की जान पर भी बनाई है। प्रशासन लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रकृति के इस रौद्र रूप के आगे फिलहाल हर कोशिश नाकाम साबित होती दिख रही है।
तो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले ने देश भर में सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी और अब इस मुद्दे पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। देहरादून में पत्रकारों के साथ बातचीत करने के दौरान हरीश रावत ने कहा कि बिहार का पूरा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व और सुशासन बाबू की छवि पर लड़ा गया था। उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि जिस सोशल इंजीनियरिंग और सामाजिक समीकरणों के दम पर एनडीए ने जीत हासिल की, उसे भाजपा महज 3 महीने में भी पचा नहीं पाई। हरीश रावत ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने रणनीति के तहत नीतीश कुमार को बिहार की सक्रिय राजनीति से दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जनता ने नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसा जताया था तो फिर अचानक इस तरह के बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। चुनाव नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लड़ा गया, सुशासन बाबू के नाम से लड़ा गया, उनके बनाए हुए सामाजिक समीकरण पर बनाया गया और 3 महीने भी भाजपा नहीं पचा पाया। ये तो बिहार का जो मैंडेट था विधानसभा का, उस मैंडेट का अपहरण है, उसकी चोरी है, बल्कि डकैती है खुलेआम भाजपा द्वारा जो है। आपने 3 महीने केवल नीतीश कुमार जी उनको बेबस करके आप राज्यसभा में ले जा रहे हो, तो ये भाजपा ने जो बिहार कब्जाने के लिए नीतीश कुमार को ढाल बनाया, ये अच्छा नहीं है। और तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ न्यूज़ टीवी इंडिया पर।